कल हमने चैप्टर 2 ख़त्म किया था। आज अब चैप्टर 3 की बात कर रहे हैं। चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हिंदी में हम इसे कह देते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये क्या होता है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कि अगर कोई इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म का है तो हम उसे एक दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि एज इट गिव्स ए लाइन इफ यू रिप्रेजेंट इट ऑन ग्राफ। कि अगर हम इसको ग्राफ पर खींचते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? हमें एक लाइन प्राप्त होती है। इसलिए हम इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। अब जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हो गया। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इक्वेशन 1 और 2 को हम कहेंगे ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे इसे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ये कहलाएगा पेयर, यानी जोड़ा दो समीकरणों का। तो दीज टू इक्वेशन विल रिप्रेजेंट 2 लाइन्स। तो ये दो लाइन्स रिप्रेजेंट करेंगे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइन्स इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? इन दोनों का इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। भाई इस पॉइंट पर दोनों काट गए, यानी उस पॉइंट को दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। देयर अराइजेस 3 केसेस। तो अब ऐसे केस में कि भाई दोनों इक्वेशन दो लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 3 केस हो सकते हैं। केस फर्स्ट क्या है कि भाई a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो उस स्थिति में क्या होगा कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, यानी इसके द्वारा जो रिप्रेजेंटेड लाइन होंगी वो एक पॉइंट्स पे जो है काट जाएंगी। जैसे मान लिया ये a1x प्लस b1y प्लस c1 लाइन का ग्राफ बन गया, ये a2x प्लस b2y प्लस c2 का ग्राफ बन गया। तो ये लाइन एक पॉइंट पर काट गई और ये पॉइंट इसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, यूनिक, एक ही जगह काटेंगे दो लाइन। तो अब ये जो वैल्यू आएगी ऐसे यहाँ से, और ये कहलाएगी x और ये कहलाएगी y। ठीक है। इसकी जो वैल्यू बनेगी, ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे जब हम इसे, तो ग्राफ खींचने के बाद ये जो वैल्यू आएगी ये क्या कहलाएगी? x, और ये क्या आएगी? y एक्सिस पे y। अगर इसके कोऑर्डिनेट x y हैं तो ये x आएगा और ये y की वैल्यू आ जाएगी। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस सेकंड, कि अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है। a1/a2 b1/b2 के बराबर है और वो c1/c2 के बराबर है। तो 2 लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। दोनों लाइन क्या होंगी? कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट का क्या मतलब होता है? कि जो एक दूसरे के, हिंदी में से कह देते हैं संपाती, दोनों रेखाएं संपाती होंगी। क्योंकि ईच पॉइंट ऑन दीज लाइन्स विल बी ए सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन। क्योंकि जो हर पॉइंट है वो इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एक लाइन दूसरे को कॉन्साइड करेगी। कॉन्साइड का मतलब उसी पे आ गई, यानी दोनों लाइन एक हो गई। दोनों लाइन एक हो गई तो इसे हिंदी में हम कह देते हैं संपाती, अंग्रेजी में कह देते हैं कोइंसिडेंट। तो इसका मतलब जो सारे पॉइंट हैं, ईच पॉइंट इसका सॉल्यूशन हो गया, यानी इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गए। यानी ऐसे केस में इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गए। एक तीसरा केस भी हो सकता है। तीसरा केस क्या हो सकता है कि भाई a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 है लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है, तब क्या होगा? जो लाइंस खींची जाएंगी, जैसे कि ये एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तो ये लाइन पैरेलल होंगी। 2 लाइन्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर एज द लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट। क्योंकि ये लाइन दोनों एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, कहीं भी नहीं काट रही हैं। तो इसलिए इस टाइप का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि काटने का इनका कोई पॉइंट इंटरसेक्ट जब करी नहीं, नो कॉमन पॉइंट यानी नो सॉल्यूशन। अब पहले केस में क्या हुआ था? जब a1/a2 बराबर नहीं था b1/b2 के, तो वहाँ क्या था? यूनिक सॉल्यूशन। और जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, तो दोनों लाइन कोइंसिडेंट होगी, संपाती होगी, तब वहाँ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गए। यानी सॉल्यूशन तो हैं दोनों केस में। तो ऐसे केस, यानी केस फर्स्ट और केस सेकंड, यानी जब यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इनको हम कहते हैं कॉन्सिस्टेंट या हिंदी में से कह देते हैं संगत। कि ऐसे जो रैखिक युग्म है वो संगत होगा। संगत का मतलब है कि उसका सॉल्यूशन है, चाहे एक है चाहे बहुत ज़्यादा हैं।
लेकिन जो केस थर्ड, यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हम इन इक्वेशन को कह देते हैं, क्या कह देते हैं इसे, असंगत, इनकॉन्सिस्टेंट। ऐसे इक्वेशन को हम क्या कह देते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट, या हिंदी में कह देते हैं असंगत। ये तीसरी टाइप का जो होता है कि जब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है, तब जो है रैखिक युग्म को, लीनियर पेयर को जो है, इसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्या कह देते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट, यानी असंगत। अब है हमारे पास तो इस तरह से। और फिर वही बात कि इसे चैप्टर से करने से पहले एक बार अगर आप 9th की वीडियो को देख लोगे, चैप्टर 9th की जो इक्वेशन की हमारी वीडियो है उसे देख लोगे तो बहुत आसानी रहेगी, इसमें बहुत सी चीज़ें उसमें हमने कर रखी हैं। अब है मेरे पास ये एक्सरसाइज 3.1, टैब में मैंने इसे खोल देता हूँ, ये आ गया इसका फ़ोटो 3.1 का, ठीक है। और मुझे उम्मीद है सब बच्चों की किताब खुली होगी सामने, तो किताब में से देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में 3.1 में कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, कि मेरी उम्र जो थी वो आपसे, तुम्हारी उम्र जो उस समय की थी उससे 7 गुनी थी। आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, और अब से ठीक 3 साल बाद मेरी उम्र उस समय की जो तुम्हारी उम्र होगी उसकी 3 गुनी होगी। इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग? अच्छा, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एज एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इस सिचुएशन को आप एल्जेब्रिकली यानी इक्वेशन के रूप में फॉर्म कीजिए और ग्राफिकली भी शो कीजिए। तो लेट एज ऑफ आफ्ताब हमने x मान ली और एज ऑफ डॉटर y, प्रेजेंट है, लेट प्रेजेंट एज, क्या प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर क्या मान ली, y। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, ये 7 साल पहले ये x - 7 का था, ये y - 7 का था। अब इसकी जो एज थी इससे 7 गुना थी, तो 7 से मल्टीप्लाई करने पर बराबर हो जाना चाहिए। तो हमने x - 7 इक्वल टू 7 इंटू में y - 7 लिख दिया। क्या आ गया, x - 7 इक्वल टू 7y - 49 बन गया। अब 7y को आप इधर ले आओगे तो ये क्या आ गया, x - 7y, और ये क्या हो गया 7 - 49। 7 - 49 कितना आ गया, माइनस का 42, यानी पहला इक्वेशन बन गया हमारा x - 7y इक्वल टू -42। इसी तरह से दूसरा जो इक्वेशन बना, x + 3, 3 साल बाद जो एज है, x + 3 इक्वल टू 3 इंटू y + 3 हो गई। तो x + 3 बराबर क्या आ गया, 3y + 9, यानी x - 3y इक्वल टू 9 - 3 दैट इज 6। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हमें इनका ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचना जैसे 9th में हमने प्रैक्टिस की है, एक बार देख लोगे वो वीडियो। तो सबसे पहला काम क्या करो, ग्राफ को ले लो और वो इक्वेशन को ले लो, और इक्वेशन से एक टर्म की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकाल दी। x इक्वल टू जैसे इसमें आ गया 7y - 42। अब एक की वैल्यू लेते जाओ, दूसरे की निकलती जाएंगी, और वैल्यू इस प्रकार से लो कि वो फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है ना, वो कंप्लीट आ जाए, कि जिससे कि हमें उसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने में आसानी रहेगी। क्योंकि अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल देंगे तो फिर वो ग्राफ पर सही से नहीं आएगी, पॉइंट ठीक नहीं आएगा, और लाइन फिर हमारी इधर उधर हो जाएगी। अब जैसे इसमें मैंने y इक्वल टू 6 ले लिया, y इक्वल टू 6 ले लिया, तो 7 गुणा 6 42, 42 - 42 दैट इज 0। और अगर 7 ले लिया, 7 7 जा 49 - 42 कितना आ गया 7। तो अब हमारे जो पॉइंट्स हो गए 0 6 और 7 7। अब 0 6 और 7 7 को लाइन जो मिला देंगे अगर हम, तो हमें क्या होगा, इस इक्वेशन 1 की लाइन मिल जाएगी। ऐसे ही इक्वेशन 2 क्या है, x इक्वल टू 3y + 6 है। अब y की वैल्यू हमने डाली, y की जगह अगर हम 0 रख दें, 3y × 0, 0 हो गया। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 6, y 0 रखा तो ये 6 आ गया। ऐसे ही y अगर -1 रख दिया तो ये -3 + 6, -3 + 6 कितना आ गया 3 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास इसके जो पॉइंट आए इक्वेशन 2 के, वो क्या हो गए 6 0 एंड 3 - 1 आ गए। 6 0 एंड 3 - 1 पॉइंट्स हो गए हमारे पास 6 0 एंड 3 - 1। अब हम इन दोनों का ग्राफ खींच देंगे। ग्राफ में वही आप ग्राफ पे खींचोगे, मैंने कॉपी पे खींच दिया है, इसको स्केल की मदद से खींच दिया है। तो उसी तरह से भाई ये x एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया y एक्सिस हो गया। क्लियर, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब पॉइंट जो जो थे उनको हमने लगा दिया। जैसे ये पहले लाइन में हमारे पास थे पॉइंट कौन कौन थे, x - 7y - 42 इक्वेशन 1 जो है, इसमें हमारे पास 2 पॉइंट थे, कौन कौन थे 0 6 एंड 7 7। 0 6 यहाँ हो गया
यानी इधर हम बिल्कुल नहीं चले, इधर को 6 सेंटीमीटर चल गए। हमने नाप के कितना बना दिया, 6 सेंटीमीटर बना दिया, 6 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास क्या, 0.06। और 7 7 में यानी इधर हम चल गए 7 और इधर भी 7, तो ये 7 7 आ गया। ऐसे ही ये पॉइंट आ गया हमारे पास 6 0। और दूसरा पॉइंट क्या था, 3 -1, यानी इधर को हम 3 चले थे और इधर को -1 चले थे, 3 -1। तो एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई। अब हमें क्या लग रहा है कि ये पैरेलल हैं या नहीं है, हैं? तो देखते हैं कि अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ पर ये डिस्टेंस देख रहे हो, यहाँ अलग है और यहाँ पे अलग है। जैसे ऐसे देखें अगर हम इसके पैरेलल, तो क्या ये दूरी जो है इनके बीच की, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर करीब है, यहाँ 6.5 बढ़ती जा रही है, यानी आगे भी बहुत आगे जा कर के ये कहीं काटेंगे। ठीक है, चलो उस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ केवल हमें एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हमने दोनों काम कर दिए, एल्जेब्रिकली भी बना दिया और ग्राफिकली भी बना दिया। अब है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर RS 3900। कोच ने 3 बैट और 6 बॉल 3900 रुपये में खरीदी। बाद में उसने सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, 1 बैट और 3 बॉल 1300 रुपये की खरीदी, 1300 की। तो इसको एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली एक ही बात है, दोनों को शो करना है। तो लेट कॉस्ट ऑफ बैट x मान ली, कॉस्ट ऑफ बॉल y मान ली। बाई फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, 3x + 6y = 3900। कि भाई 3 बैट और 6 बॉल कितनी होगी कीमत, 3900। इसको 3 से हमने डिवाइड मार दिया, तो x + 2y = 1300 आ गया, यानी x = 1300 - 2y। फिर मैंने वही बात जो बताई थी कि वैल्यू इस तरह से लो इसमें, y की वैल्यू आपने ले लिया, मान लिया 500 आ गया, तो 2y 1000 में से 1300 कट गया, कितना आ गया 300। फिर ले लिया 600 2 गुणा 600 1200, 1300 में से कट गया 100, यानी ये पूरा नंबर आया, होल नंबर आया। इसी तरह से जो दूसरा इक्वेशन है, x + 3y = 1300, क्योंकि 1 बैट और 3 बॉल कितने की खरीदी उन्होंने, 1300 की खरीदी। इनका इक्वेशन बन गया हमारे पास x = 1300 - 3y। अब यहाँ पे हमने y की वैल्यू 300 ले ली, तो ये 300, 3 3 जा 9, 900, 1300 में से 900 कट गया, 400 आ गया, और 4 3 1200 कट गया, तो ये 100 आ गया, 100 and 400। तो इस तरह से ये हमारे पास पॉइंट आ गए 400, 300 and 100 और 400। तो इस तरह से ये पॉइंट हमें मिल गए। अब इनका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो ये इन पॉइंट्स को हम खींच देंगे, हमें चारों लाइन मिल जाएंगी। जैसे ये है 400 300 और 100 400। उसी तरह से अब इस ग्राफ को हम खींचेंगे। भाई पहली लाइन जो इक्वेशन 1 थी, x + 2y = 1300, उसमें हमारे पास पॉइंट आ गया 100 and 600, 300 and 500। तो 100 इधर चले हम, एक खाना, यहाँ हमने एक खाने को 100 का ले लिया, एक खाने को कितने का ले लिया, 100 का ले लिया। यहाँ जो एक है इसे हम एक के बजाय क्या लिखेंगे, 100, इसे 200, इसको 300, ये 400, ये 500, ये 600, ये 700। ठीक है, इतने तक काम चलेगा। यहाँ हमने क्या लिख दिया, 100, ये 200, ये 300, ये 400, 500 और ये 600। इसी तरह से y एक्सिस पे भी हमने निशान लगा दिए। एक 2 3 4 5 और एक 6 7, 100, 200, 300 और 300 के बाद 400, 500 एंड 600। अब लाइन जो है इसी तरह से बन गई है, दोनों पॉइंट लग गई, 100 and 600 पॉइंट बन गया, यानी इधर 100 और इधर को 600। ऐसे ही 300 और 500 वाला पॉइंट ले लिया, 300 पे 500 मिला दिया, दोनों को लाइन आ गई। ऐसे ही इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, लाइन आ गई। तो
ये भी हमें दिखाई दे रही है आगे जाके जो है ये सिचुएशन काटेगी, कहीं ना कहीं काटेगी, यहाँ काटेगी, वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तीसरा इक्वेशन है कि थर्ड तीसरा क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160। कि किसी दिन 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप खरीदे तो कीमत आई 160 रुपये। आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स वाज 300, वो 300 रुपये के आए। तो रिप्रेजेंट दी सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। सिचुएशन को आपने रिप्रेजेंट करना है, वही बात है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल एक्स मान ली, 1 kg ग्रेप्स वाई मान ली। पहली कंडीशन कह रही है कि भाई 2 किलो उसने क्या खरीदे एप्पल और 1 किलो क्या खरीदा ग्रेप्स। तो 2x प्लस वाई कितना आ गया 160, या y इक्वल टू 160 माइनस 2x। पॉइंट उसी तरह से ले लोगे, x की जगह पे आपने वैल्यू डाल दी 50 डाल दी, तो 160 माइनस 2 गुणा 50 100 हो गया, 60 आ गई। और x की जगह पर आपने डाल दिया 60 डाल दिया, तो 160 में से 120 घट गया, 160 माइनस 120 दैट इज़ 40। तो ये जो पॉइंट आए हमारे पास 50 60 एंड 60 40 आ गए। इसी तरह से जो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या हो रहा है कि 4 किलो उसने क्या खरीदे एप्पल और 2 किलो सेब। 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। 2 से डिवाइड जा रहा है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम इक्वेशन को। 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 आ गया, y इक्वल टू 150 माइनस 2x आ गया। अब वैल्यू डाल दोगे, x की जगह डाल दिया 50, तो y की जगह क्या आ गया 150 माइनस 100 दैट इज़ 50। और x की जगह अगर हम 30 डाल दिया, तो x की जगह अगर y की जगह अगर हमने x की जगह हमने डाल दिया 60, तो 60 गुणा 2 कितने हो गए 120 घट गए 150 में से, तो कितना आ गया 30। तो ये पॉइंट हो गए हमारे पास 50 50 एंड 60 30। यानी यहाँ पे पॉइंट्स हो गए हमारे पास 50 50 एंड 60 30। इसमें देख रहे हो ये हो गए आपके पास पॉइंट 50 60 और नहीं 50 60। देखो जरा, अब उसी तरह से ग्राफ खींचा पहले इक्वेशन का, 5 चले इधर और 6 चले इधर, तो ये हमारे पास आ गया 50 60। कितना आ गया ये 50 60, और 6 चले इधर और 4 चले इधर, तो ये पॉइंट आ गया 60 एंड 40। इसी तरह से 50 50 50 यानी इधर भी हम 5 चले एक्स एक्सिस पे, और इसके परपेंडिकुलर भी 5 चलोगे। आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पे आपको नापना नहीं है, सीधा सीधा एक खाना ले लेना है। और दूसरा पॉइंट 60 30, ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास कितना 60 30। दोनों को मिला के लाइन खींची, क्या देख रहे हैं हम इसमें लाइन पैरेलल नज़र आ रही है, लेकिन वो बात हमसे नहीं पूछी गई है, हमसे सिर्फ यही पूछा गया है कि क्या स्थिति होगी। क्लियर। अब है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ की मदद से सॉल्व करना, एक्सरसाइज 3.2। तो फिर वही बात रिपीट, क्योंकि यहाँ पे 3 स्थितियाँ पैदा होंगी। ठीक है भाई, 3 में क्या क्या स्थिति होगी कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो अब वहाँ पे क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन, क्या होगा फिर यूनिक सॉल्यूशन। और अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है, वहाँ क्या होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है, तब हम कहेंगे कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो वही बात फिर से। अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दी फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको जो है इसमें सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है, यानी ग्राफ बना करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। पहला क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10वीं के 10 स्टूडेंट ने एक मैथ क्विज में हिस्सा लिया।
इफ़ दी नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन दी नंबर ऑफ बॉयज़, यानी जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है लड़कों की तुलना में, तो इस सिचुएशन के लिए ग्राफ बनाइए। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों की संख्या फाइंड कीजिए। हु टुक पार्ट इन द क्विज, जिन्होंने इस क्विज में हिस्सा लिया है। तो लेट नंबर ऑफ बॉयज़ हमने क्या मान लिया, एक्स है भाई, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ एक्स है, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो गया, वाई। बाई फर्स्ट कंडीशन कह रही है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, कि दोनों का जोड़ कितना है, एक्स प्लस वाई बराबर 10 है, यानी वाई इक्वल टू आ गया 10 माइनस एक्स, यानी स्टूडेंट में बॉयज़ भी आ गया और गर्ल भी आ गई, तो दोनों का टोटल ये कहता है कि 10 है, तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 हो गया, यानी वाई इक्वल टू 10 माइनस एक्स हो गया। अब वही बात जो मैंने अभी पीछे कही थी कि भाई यहाँ x की वैल्यू आप डालते जाओ, x डाल दिया आपने 5, तो y आ गया 10 माइनस 5 दैट इज 5, x डाल दिया आपने 4, y की वैल्यू आ गई 6, तो पॉइंट हो गए हमारे पास 5 5 एंड 4 6। इसी तरह से सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि गर्ल्स की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, y, और इट इज़ 4 मोर देन द बॉयज़, यानी y इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब यहाँ पे वैल्यू डालते जाओ, x की वैल्यू डाल दी भाई, x की जगह पे 2 रख दिया तो ये कितना आ गया, 6 आ गया, x की जगह पे 0 रख दिया तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। अब इस तरह से जो हमारे पॉइंट हो गए वो हो गए 2 6 एंड 0 4, क्या हो गए पॉइंट हमारे 2 6 एंड 0 4। अब पहले इक्वेशन को जब हम खींचेंगे 5 5 एंड 4 6, इनको जब खींचेंगे मिला दिया तो ये एक लाइन हमें मिल गई, इसका नाम है इक्वेशन 1 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। ऐसे ही दूसरे इन दोनों पॉइंट्स को 2 6 एंड 0 4, 2 6 कहाँ आएगा, इधर गए 2 सेंटीमीटर और इधर गए 6, तो वही पहले की बात कर रहे हैं हम, इक्वेशन 1 5 5 एंड 4 6। अब 5 5 कहाँ आया, 5 इधर चल गए 5 और इधर भी चल गए 5, ये आ गया 5 5, 4 6 यानी यहाँ 4 और इधर को 6, तो ये 4 6। तो ये सबको पता ही होगा कैसे लगाते हैं पॉइंट, तो इन दोनों को मिलाते हुए लाइन खींची, या क्या आ गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 लाइन आ गई। और दूसरी जो लाइन है इक्वेशन 2, इसमें दो पॉइंट है हमारे पास, 2 6 एंड 0 4। 0 4 कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे होगा 0 4, और 2 6 कहाँ है, ये रहा। अब इन दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच दी, 2 6 ये रहा। अब ये दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच दी, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1, कौन सा हो गया ये, इक्वेशन 1, और ये कौन सा हो गया, इक्वेशन 2। दोनों की लाइन आ गई कि नहीं। अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट जहाँ कर गई, अब सॉल्यूशन की बात समझ लीजिए कि सॉल्यूशन होता क्या है, इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है ग्राफिकली, ये ज़रूरी भी होता है क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया यहाँ काट गए। अब यहाँ जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या बने भाई, इधर कितना चले 3 और इधर कितना चले गए यहाँ 7 है, यहाँ पे देख रहे हो आप, मेजर कर सकते हो यहाँ, ये आ गई आपकी डिस्टेंस 3, कितनी आ गई आपकी डिस्टेंस 3, और ये कितनी आ गई डिस्टेंस 7, और आपको ग्राफ में बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगी कि कितनी आ गई, खाने गिन के पता लग जाएगा, यहाँ मैंने स्केल से नाप दिया थे। तो यानी x की वैल्यू आई 3, यानी x एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी x वैल्यू ऑफ x, ये हो गई 3 नंबर ऑफ बॉयज़, और y जो y एक्सिस के अलोंग, यानी इधर को y एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस पर चले हम ऐसे चले, वो कहलाएगी क्या 7, तो वो होगी नंबर ऑफ गर्ल्स 7 आ गई। तो इस तरह से हम ग्राफ के जरिए दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर। अब है हमारे पास इसी का पहले का सेकंड पार्ट, क्या कह रहा है सेकंड पार्ट, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट आर एस 50। 5 पेंसिल और 7 पेन अगर हम खरीदते हैं तो हमको रुपए देने पड़ते हैं 50। वेयर है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, और अगर हम 7 पेंसिल लें और 5 पेन लें तो हमको 46 रुपये देने पड़ते हैं। तो भाई पेन और पेंसिल दोनों की अलग अलग कीमत बताइए, इसको ग्राफ की मदद से ही सॉल्व करना, जैसा कि ऊपर इसमें लिखा है। सबके पास NCERT जरूर होगी, उसको खोल के बैठेंगे वीडियो देखते समय साथ साथ, जिससे कि उसमें देखते जाओ। अब लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, पहले एक पेंसिल की कीमत हमने x मान ली, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या मान ली, y मान ली, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन हमने y मान ली। तो पहली कंडीशन कह रही है कि 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, 5x प्लस 7y यानी 5 पेंसिल और 7 पेन मिला करके हो गए 50 रुपये की। अब इसका जब हमें पॉइंट निकालने, ग्राफ बनाना है, तो 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y, x आ गया 50 माइनस 7y अपॉन 5। जैसा कि मैंने बताया है कि वैल्यू इस तरह से डालो, इसमें y की वैल्यू डालेंगे और इस तरह से डालेंगे जिससे कि x की वैल्यू
कोशिश करो कि वो पूरे पूर्णांक में आ जाए, इंटीगर आ जाए तो बहुत अच्छा, और ना आवे तो कम से कम फ्रैक्शन आवे तो ऐसा आवे कि जिसका सोल्यूशन पूरा हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने y की वैल्यू डाल दी कितनी, y की जगह मैंने डाल दिया 5 डाल दिया, तो 5 7 पंजे 35 और 50 में से 35 हट गए 15, 15 में से 15 को 5 का भाग हो गया, क्या आ गया 3, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसे हम ऐसे साइड में करके दिखा सकते हैं। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, x की जगह पे वो y की जगह पे 0 डाल दिया, y की जगह 0 डाल दिया तो ये 0 हो गया, तो 50 में से 0 घटा यानी 50/5 ये 10 आ गया। क्लियर। ऐसे ही सेकंड कंडीशन में 7x + 5/7 पेंसिल और 5 पेन खरीदे हैं उसने, 46 रुपये के खरीदे हैं, तो 5y = 46 - 7x आ गया, y = 46 - 7x/5। अब यहाँ आप देख रहे हो कि अगर आपने x3 लिया, ठीक है, x3 लिया 7 पंजे 35, वो x3 लिया तो 7 या 21, तो 46 में से 21/5 ये पूरा आ गया 5, लेकिन और कोई वैल्यू ऐसी नहीं आ रही जिसमें पूरा आए, तो ये हमने फिर 8 ले लिया, 6 ले लिया, 6 ले लिया तो 46 - 42 4/5 0.8 आ गया ये। 4/5 को पॉइंट में ले लिया, 0.8 छोटे 8 खाने ले लेंगे। अब इसमें जो स्मॉल छोटे छोटे बनेंगे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की बजाय 0.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब दोनों का ग्राफ खींच दिया, दोनों का हमने ग्राफ खींचा, भाई ये हो गया हमारे पास कौन सा 7x + 5y, 7x + 5y, ये है इक्वेशन 2 का ग्राफ और ये है इक्वेशन 1 का ग्राफ। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए ये लाइनें खींची। अब ये लाइन काट गई, यहाँ पे इस पॉइंट पर काट गई, ध्यान से देखो। अब इस पॉइंट में उसी तरह से मेजर करा, यानी इसे यहाँ से मिला दो, बल्कि इधर और इधर मिला दो, तो ये जो वैल्यू होगी इतनी, ये होगी x, ठीक है, और ये जो वैल्यू होगी ये होगी y। सीधा इसको याद करने का तरीका ये हो गया कि जो x एक्सिस के अलोंग है, यानी x एक्सिस पर चली गई दूरी है वो x की वैल्यू होगी, और जो y एक्सिस पर चली गई दूरी है वो y के बराबर होगी। तो इस तरह से हमारे पास x आ गया 3 और y आ गया 5, यानी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल आ गई 3 रुपी और कॉस्ट ऑफ 1 पेन आ गई हमारे पास कितनी, 5 रुपी। क्लियर हो गई बात नहीं? इस तरह से ये ग्राफ के द्वारा हम इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट whether the lines represented the following pair of linear equation intersects at a point are parallel या coincident। फिर वही बात कि a1/a2, b1/b2, c1/c2, यहाँ पे 3 स्थितियाँ बनती हैं, ठीक है, और तीनों स्थितियों में से कौन सी स्थिति बनी उसके आधार पे आपने बताना है। तो ये सबको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए पक्का। तो a1/a2, अब मैंने यहाँ लिख दिया, ऐसे लिख दिया भाई, ये क्या होगा a1, ये b1, ये c1, और विद साइन लेंगे हमेशा, साइन को नहीं छोड़ेंगे। a1 5, b1 -4, c1 8, a2 7, b2 6, c2 -9। a1/a2 क्या आ गया 5/7, b1/b2 क्या आ गया -4/6 यानी -2/3, c1/c2 क्या आ गया -8/9। और हमेशा इनको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट जरूर करेंगे। क्या करेंगे? इसका लोएस्ट टर्म में इसको जरूर बदलेंगे, उसके बाद ही चेक करेंगे क्या स्थिति बनी। अब यहाँ पहली वाली स्थिति बन गई, 3 केस जो मैंने शुरू में बताए हैं और बार बार डिस्कस किए हैं कि भाई a1/a2 क्या आया 5/7, b1/b2 क्या आ गया -2/3। तो इसमें यहाँ पे a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यानी इसके जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो क्या करेगा, एक पॉइंट पे काटेगा। और अगर हम आगे की बात भी करें जो इसमें क्वेश्चन में नहीं पूछी है, तो वो क्या होगा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि अगर एक पॉइंट पे काटते हैं तो उसका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। सेकंड क्वेश्चन में देख रहे हो आप 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। दो इक्वेशन है, a1 9 हो गया, b1 3 हो गया, c1 12। अभी हम यहाँ लिख रहे हैं, आगे हम सीधे लिख दिया करेंगे। a1 a2 18, b2 6, c2 24। अब हम डायरेक्ट ही लिख दिया करेंगे, ये वाला स्टेप लिखने की कोई खास आवश्यकता नहीं होती, हम डायरेक्ट ही लिख दिया करेंगे। a1/a2 9/18, b1/b2 3/6 यानी 1/2 आ गया, c1/c2 12/24 यानी ये भी 1/2, यानी सबको लोएस्ट टर्म में जरूर कन्वर्ट करना है।
अब देख रहे हो कि भाई A1 अपॉन A2 भी 1/2 आ गया, B1 अपॉन B2 भी 1/2 आ गया, C1 अपॉन C2 भी 1/2 आ गया। तो तीनों जब बराबर हो जाते हैं तो लाइन क्या हो जाती हैं, कोइंसिडेंट, संपाती। हिंदी में हम कहते हैं कि ये रैखिक युग्म कैसा होगा, संपाती होगा। अंग्रेजी में कह देते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी इज कोइंसिडेंट। ये क्या है, कोइंसिडेंट। और इस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। उसने इस क्वेश्चन में नहीं पूछा लेकिन पूछ सकता है, आगे वाले में पूछेगा। तो जब भी ये स्थिति आ जाए तो क्या होंगे वहाँ पे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इसी का थर्ड पार्ट आप देख रहे हो, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। दूसरा है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। A1 6, B1 माइनस 3, C1 10, A2 2, B2 माइनस 1, C2 9, A1 अपॉन A2 6 अपॉन 2 दैट इज 3, B1 अपॉन B2 दैट इज माइनस 3 अपॉन माइनस 1 कितना आ गया, माइनस 1 आ गया। और C1 अपॉन C2 कितना आ गया, 10 अपॉन 9। तो अब इसमें A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर है, बट ये C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। तो ये क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होगा, पैरेलल लाइन्स होंगी। क्योंकि जब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो, लेकिन जब वो C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं हो तो इक्वेशन विल बी पैरेलल लाइन्स। और इस स्थिति में होता है नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन को हम इनकॉन्सिस्टेंट भी कहते हैं। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। इसमें हमें बताना है कि भाई कैसी स्थिति है, कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। तो कॉन्सिस्टेंट में दो बातें हैं। कॉन्सिस्टेंट में क्या है कि अगर A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 के नहीं है तो उसकी स्थिति में होता है यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल होता है। और अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 है और ये C1 अपॉन C2 के बराबर है, यहाँ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट मैनी यानी अनंत हल, बहुत सारे हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। इन दोनों स्थितियों को क्या कहते हैं, कॉन्सिस्टेंट, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन है। और जब सॉल्यूशन नहीं हो, जब लाइनें काटी नहीं रही हों, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और ये C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं हो, यानी ऐसी स्थिति में इसका कोई हल नहीं होता, या इसको हम इनकॉन्सिस्टेंट क्या कह देते हैं, इसको इनकॉन्सिस्टेंट कह देते हैं। तो इसने पूछा है तीसरे क्वेश्चन में कि बताइए कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। बिल्कुल सिंपल, उसी तरह से हम जैसे अभी करते आए थे। भाई पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। तो A1 अपॉन A2 सीधा लिख दिया, 3/2 आ गया। B1 अपॉन B2 क्या आ गया, 2 अपॉन माइनस 3 आ गया। C1 अपॉन C2 कितना आ गया, 5 अपॉन 7। लोएस्ट टर्म का जरूर ध्यान रखेंगे, तो कभी कभी गलती हो जाती है, लोएस्ट टर्म में जरूर आ जाने दो इसे। तो इसलिए A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 के। यहाँ पर क्या स्थिति बन गई, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है। नहीं है तो भाई क्या हो गया, ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। और यूनिक सॉल्यूशन को हम क्या कह देते हैं, अभी ये ऊपर बताया था, कॉन्सिस्टेंट। इसी तरह से अब इसका तीसरे का थर्ड पार्ट ले लिया मैंने, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाई 6। मैंने क्यों कर दिया, ये इनके एलसीएम था, 2 और 3 का एलसीएम कितना आया, 6। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे कि ये सिंपल हो जाए, भाग लगाने में हमें A1 अपॉन A2 निकालने में दिक्कत ना आवे। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 इंटू 3/2 प्लस 6 इंटू 5/3y इक्वल टू 7 इंटू 6 दैट इज 9x प्लस 10y इक्वल टू 42। 2 से कट गया 3, 9x आ गया, 3 से 3 दूनी 6, 10y आ गया इक्वल टू 42। दूसरा इक्वेशन हमें सिंपली दे रखा है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो अब A1 अपॉन A2 सीधा निकाल दिया, 9 अपॉन 9 दैट इज 1, B1 अपॉन B2 10 अपॉन माइनस 10 माइनस 1, C1 अपॉन C2 42 अपॉन 14 दैट इज 3। अब यहाँ पे A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, नहीं है तो भाई क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उसे हम कॉन्सिस्टेंट कहते हैं। फिफ्थ ले लिया है मैंने, 4y3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x प्लस 6y इक्वल टू कितना हो गया, 24। 3 से मल्टीप्लाई करने पे 4x हो गया, 3 से 3 दूनी 6 हो गया, और 3 से 8 का मल्टीप्लाई 24 हो गया। और ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ हमने निकाला A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 4 अपॉन 2 दैट इज 2, B1 अपॉन B2 6 अपॉन 3 दैट इज 2, C1 अपॉन C2 24 अपॉन 12 दैट इज 2।
अब क्लियरली A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, बराबर है C1 अपॉन C2 के, यानी तीनों की वैल्यू बराबर है। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 तीनों बराबर हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसलिए इस समीकरण निकाय के कितने होंगे, अनेक हल होंगे। और अनेक हल होते हैं तब भी हम इसको क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट कहते हैं इसको। क्लियर हो गई बात। अब इसी का तीसरे का सेकंड कर दिया है ये मैंने, 13 का सेकंड, ठीक है, क्योंकि इसमें एक भी इनकॉन्सिस्टेंट वाला नहीं आया था, तो चलो एक इनकॉन्सिस्टेंट वाला कर लेते हैं। तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, दूसरा है 4x माइनस 8y इक्वल टू 9। A1 अपॉन A2 2/4 क्या आ गया 1/2। B1 अपॉन B2 कितना आ गया माइनस 3 अपॉन माइनस 6 1/2। C1 अपॉन C2 कितना आ गया 8/9, सीधा सीधा है। अब यहाँ A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर है, लेकिन ये C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब सॉल्यूशन नहीं होता तो हम इसको क्या कहते हैं, इट इज़ इनकॉन्सिस्टेंट। क्या हो जाता है ये, इनकॉन्सिस्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट, इफ कॉन्सिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है ये कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है, और अगर कॉन्सिस्टेंट है तो इसका ग्राफिकली हमें सॉल्यूशन निकालना है। अब यहाँ देख रहे हो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, और ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। तो A1 अपॉन A2 क्या आ गया 1/2, B1 अपॉन B2 ये भी क्या हो गया 1/2, C1 अपॉन C2 कितना हो गया 5/10 दैट इज 1/2। क्लियर। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यानी ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्सिस्टेंट होगा। अब पहला इक्वेशन था हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5, पहला इक्वेशन था हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5, या हमने इसे लिख दिया x इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब 5 माइनस वाई लिख दिया तो इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो क्या आ गए भाई, x की वैल्यू लेते जाओ, y की वैल्यू आ दी गई। x आपने जो है y ले लिया 3 तो ये आ गया 2, x ले लिया 2 तो y आ गया, x ले लिया y ले लिया 2 तो ये आ गया 3, 5 में से घटाने पर। इसी तरह से जो दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, अब इसमें आपने x 0 ले लिया, 2 गुणा 0 y कितना आ गया 5, x आपने अगर 5 ले लिया तो y आ गया कितना भाई 5 और 5 10 खत्म हो गया 0 आ गया। अब आपने जब ये पॉइंट लगाए हैं, इसको आपने पहले वाले के भी लगाए इक्वेशन के और दूसरे वाले के भी लगाए, तो सारे के सारे पॉइंट आपके एक ही लाइन पे लाई कर गए। सारे के सारे पॉइंट क्या हुआ, एक ही लाइन पे लाई कर गए, तो कॉन्सिस्टेंट है। और इसके क्या हो गए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गए, क्योंकि इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट लाई करेंगे, क्योंकि एक लाइन क्या होती है इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर के बनी होती है, तो इसलिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, और हर पॉइंट अपने आप में एक सॉल्यूशन है इसका। फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है भाई कि ये x माइनस वाई इक्वल टू 8 है और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 है, दूसरा इक्वेशन है। A1 अपॉन A2 क्या आ गया 1/3, B1 अपॉन B2 क्या आ गया -1 अपॉन -3 दैट इज 1/3, C1 अपॉन C2 क्या आ गया 8/16 यानी 1/2। अब आप देख रहे हो कि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट। क्या हो गया, ये इनकॉन्सिस्टेंट हो गया। क्लियर, क्योंकि इसमें हमसे यही पूछा गया है कि ग्राफ हमको तभी ड्रॉ करना है जब वो कॉन्सिस्टेंट हो। तो जैसा क्वेश्चन में जितना कहा जाए हमें उतना ही करना है, उससे फालतू नहीं चलना। ठीक है, जो कहा जाए क्वेश्चन में केवल हमें उतना ही करना होता है। बोर्ड में भी ये बात ध्यान रखो, कई बार क्या होता है कि बोर्ड में हम NCERT में क्वेश्चन करते हैं, लेकिन बोर्ड में वो सारी बात नहीं पूछी गई होती, उससे कुछ कम बात पूछी गई होती है। तो जब भी अगर कम बात पूछी जाए तो कम उतना ही आंसर दो, जितना पूछा गया है उतने का ही एग्जैक्टली आंसर दो, अपनी तरफ से उसमें जोड़ो या घटाओ मत, तभी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ये ज़रा लंबा चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, और जैसा कि बार बार बता रहा हूँ कि जो 9th का चैप्टर 4 है,
चैप्टर 4 की आप सारी वीडियो नाम ही देखें 9th की, लेकिन उसकी जो पहली एनसीईआरटी का जो डिस्कशन किया है उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें, जिससे कि ये चैप्टर आपकी और अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद। अभी हम और वीडियो बनाएंगे इसकी, क्योंकि अभी ये लंबा चैप्टर है थोड़ा, तो करते रहेंगे। थैंक यू।